Good morning student, welcome to Elegant Classes. Myself Akash Anand going to start the chapter Electricity class 10th Physics. बच्चों जैसा कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है ये हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, है ना। तो सबसे पहले बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, सबसे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्जेस का फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और वही कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो हम यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से रेट को हटा दें और फ्लो को हटा दें तो बच जाता है चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग को चार्ज के बारे में पढ़ना होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बेसिक चीज जो है वो चार्ज होता है। तो हम लोग पहले जान लें कि चार्ज क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि हर वस्तु के अंदर, हर बॉडी के अंदर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है मास का, है ना। कोई भी वस्तु चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होता है। यानी अगर छोटे से छोटे एटम्स की बात करें तो उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा। अगर बड़े से बड़े प्लैनेट की बात करें या बड़े से बड़े किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसका भी मास होगा। मास क्या होता है? तो किसी भी बॉडी का मास होता है दी क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन दैट बॉडी, है ना। तो जिस तरह से वस्तु अगर बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके अंदर मास जो है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी के रूप में होता है। लाइक दैट चार्ज भी एक वस्तु का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। बिना मास का कोई बॉडी हो ही नहीं सकता है। उसी तरह से बिना चार्ज का कोई बॉडी नहीं हो सकता है। तो चार्ज क्या है? तो चार्ज जो है मास की तरह एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का, है ना। तो चार्ज के बारे में कहेंगे कि चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज प्रोड्यूस्ड इन इट, है ना। यानी कि देखिए, चार्ज के बारे में अगर हम बात करें कि चार्ज क्या होता है, तो चार्ज होता है एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज प्रोड्यूस्ड इन इट। देखिए, मैंने चार्ज का डेफिनेशन लिखा है कि चार्ज जो होता है वो किसी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो बॉडी के अंदर चीजों को अट्रैक्ट करने का या रिपेल करने का प्रॉपर्टी डेवलप करता है। चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज प्रोड्यूस्ड इन इट, है ना। किसी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है चार्ज, जिसके द्वारा वो उसके अंदर चीजों को अट्रैक्ट करने का या रिपेल करने का प्रॉपर्टी जो है डेवलप करता है ना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि चार्ज जो है वो आया कहां से बॉडी के अंदर, है ना। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हर बॉडी के अंदर चार्ज क्यों है। तो आपको पता है कि कोई भी वस्तु जो है, कोई भी बॉडी जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बना हुआ है ना। और एटम क्या चीज से बना हुआ है? तो एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। आप देख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? 0। यानी न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब चार्ज आपको पता होना चाहिए कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों पे
चार्जेस के मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनका साइन जो होता है वो अपोजिट होता है ना। तो आपको पता है कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो सारे मैटर जो है एटम से बने हुए हैं, और एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो यहाँ पर आपको ये बात समझना चाहिए कि ऑलरेडी किसी बॉडी के अंदर एटम है, तो एटम है इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, ये तीनों पार्टिकल उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो अगर जो चार्ज पार्टिकल किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद है वो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और यही जो है रिस्पॉन्सिबल है कि बॉडी का जो इंटरनल प्रॉपर्टी है चार्ज, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो इसी के चलते है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चलते, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक बात आता है, यहाँ पर बात आता है एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए आपको यहाँ क्लियर पता चल रहा होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है, पता है कि जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर रब किया जाता है तो उनके पीछे फ्रिक्शन होता है ना, और इस फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, चार्ज जनरेट होता है। तो व्हेन आवर बॉडी इज रब्ड विथ अनदर बॉडी, चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड and these produced charge remain stationary or remain at rest, and this is known as frictional electricity। यानी जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो दोनों ही वस्तुएं, दोनों ही बॉडी जो है वो ऑपोजिटिवली चार्ज हो जाता है, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यानी चार्ज का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो दो वस्तुओं के बीच जब फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन के कारण चार्ज का प्रोडक्शन होता है। यानी दो बॉडी के बीच अगर चार्ज का डेवलपमेंट होगा, दो वस्तुओं के बीच अगर चार्ज उत्पन्न होगा तो वो दो बॉडी के बीच फ्रिक्शन होने से होगा, तो फ्रिक्शन के चलते चार्ज जनरेट होगा। उसमें क्या होगा कि एक बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, है ना। चार्ज का जो प्रोडक्शन है वो फ्रिक्शन के चलते हो रहा है, तो ऐसा क्यों होगा, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में आप ये समझिए कि जब तक फ्रिक्शन नहीं होता है दो वस्तुओं के बीच तो दोनों वस्तुएं क्या होती है, न्यूट्रल होती है। यानी उस पर ना तो नेगेटिव कोई चार्ज आता है और ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो एटम से बना हुआ है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो बराबर संख्या में है। यानी किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बराबर है, और दोनों पर चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी बराबर है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है। यानी दोनों पर चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर माइनस में होता है तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है। इसीलिए एटम के अंदर जो टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन है वो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों संख्या में बराबर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों संख्या में बराबर है, और दोनों पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज और प्रोटॉन के टोटल चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का किसी एटम के अंदर बराबर संख्या में रहना, है ना, वो न्यूट्रल बनाता है किसी भी एटम को या किसी भी बॉडी को, है ना। लेकिन जब क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, दो बॉडीज के बीच जब फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन में क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो तो न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूट्रॉन तो खैर न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, लेकिन प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है वो न्यूक्लियस के भीतर पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक एटम है और एटम का ये न्यूक्लियस है आपका, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, N+P, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन के कारण पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो चक्कर काटते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से, इलेक्ट्रॉन जो है सेल के मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो डिफरेंट सेल्स हैं, इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए जब भी दो वस्तुओं को जब हम रगड़ेंगे, दो वस्तुओं के बीच में जब फ्रिक्शन होगा, दो बॉडीज के जब बीच में जब रबिंग होगा, फ्रिक्शन होगा, तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा कि एक बॉडी का एटम दूसरे बॉडी के एटम से रब होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट सेल्स में है। तो क्या होगा कि एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे बॉडी पे जंप करके चला जाएगा। यानी इससे क्या होगा कि जब जो दो वस्तुओं के बीच
फ्रिक्शन होगा तो उनके वास्तव में फ्रिक्शन उनके एटम्स के बीच में होगा, और जब उनके एटम्स के बीच में फ्रिक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब होता है फ्रिक्शन के कारण एक बॉडी के एटम से दूसरे बॉडी के एटम पे, तब चार्ज का प्रोडक्शन होता है। और उसमें जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है, संख्या, वो कम हो जाती है। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है जिस बॉडी के एटम पे, वो जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन जिस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, संख्या इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है, वो जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और इस प्रकार एक वस्तु जो है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यानी चार्ज का प्रोडक्शन तभी संभव होता है जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या एटम्स में अनइक्वल हो जाए, क्योंकि जब इक्वल संख्या में दोनों होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तब चार्ज का प्रोडक्शन, चार्ज जो है न्यूट्रल रहता है बॉडी के अंदर। लेकिन चार्ज, किसी बॉडी के अंदर चार्ज का जनरेशन हो, वो चार्ज हो जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बीच समानता नहीं बल्कि असमानता होनी चाहिए। अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, देखिए यहां पर ऐसे समझिए कि अगर मतलब पॉजिटिवली चार्ज के केस में क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, है ना, जब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा होगा किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। मतलब पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसके अंदर, उसके एटम के अंदर। और नेगेटिवली चार्ज कब होता है, तो नेगेटिवली चार्ज कब होगा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो लेस देन हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होने के लिए कंडीशन है। लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर नो चार्ज, कोई चार्ज जो है बॉडी के एटम पर नहीं होगा, है ना। तो यानी यहां पर जरूरी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या में बराबर नहीं होंगे, तभी चार्ज का प्रोडक्शन जो है होगा, है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इस पे आगे देखते हैं कैसे चार्ज का प्रोडक्शन होता है। देखिएगा यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण चार्ज का डेवलपमेंट होता है, इसको हम लोग समझना है। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है ए और दूसरा बॉडी है मान लीजिए बी, ठीक है, एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है। अगर मान लीजिए कि बॉडी एक जो है उसके पास सपोज दैट कि इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास मान लीजिए कि 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन दोनों संख्या में बराबर है, दोनों पर चार्ज भी बराबर है, लेकिन एक का चार्ज प्लस में है और दूसरे का चार्ज माइनस में है। तो 11 प्रोटॉन का चार्ज 11 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। और यहां भी देख लीजिए ये जो दूसरा बॉडी है बी, उसके एटम में क्या है, 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, संख्या में बराबर है, दोनों संख्या में बराबर है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है सेम होता है, लेकिन अपोजिट साइन होता है। तो 17 प्रोटॉन का चार्ज 17 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, ठीक। अब देखिए आपको पता भी है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.602 10⁻⁻19 कूलम। अब देख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन के चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन के चार्ज भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहां पर न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ए और बी के बीच में फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन हुआ तो मान लीजिए कि इसका एक इलेक्ट्रॉन तक जंप करके इधर चला गया। सपोज कीजिए कि ए और बी के बीच एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ए और बी के एटम्स के बीच में फ्रिक्शन हुआ, और एटम एक मतलब एटम ए का एक इलेक्ट्रॉन एटम बी पे चला गया। तब क्या हुआ, तब इसके पास प्रोटॉन तो 11 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 हो गया,
और इसके पास प्रोटॉन तो 17 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना हो गया, 18 हो गया। अब यहां बताइए कि 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल होगा, तो यहां पर एक प्रोटॉन तो बच गया, यहां पर एक प्रोटॉन हो गया, है ना। अगर 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के चार्ज को ही कैंसिल कर पाएगा, तो एक प्रोटॉन का चार्ज यहां पर बच गया। और यहां देख लीजिए कि यहां पर 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा चार्जेस के केस में, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच जाएगा। तो आप बताइए कि एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आप देख लीजिए कि जितना प्लस चार्ज जो डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन को जो मतलब कि लूज किया, उस पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब उस पर क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिसने किया उस पर इतना चार्ज प्लस में आया, प्लस 1.602 इंटू 10⁻19, और एक इलेक्ट्रॉन जिसने गेन किया उस पर उतना चार्ज माइनस में आया। तो अगर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन की जगह पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता तब क्या होता, तो इतना चार्ज, तो चार्ज जो होता, अगर इस चार्ज को, ये जो चार्ज है, अगर ये जो चार्ज आया है, इस चार्ज को अगर हम एक स्मॉल फंडामेंटल चार्ज ई से डिनोट करें, तो ये चार्ज आपका क्या हुआ, हम यहाँ पर ई फॉर इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि ई फॉर 1.602 इंटू 10⁻19, इसको हम मान लेते हैं ई, यानी इसको मान लेते हैं स्मॉल फंडामेंटल चार्ज, इसको मान लेते हैं हम लोग स्मॉल फंडामेंटल चार्ज, ये चीज मान लेते हैं इसको। तो इस पर जो चार्ज आया प्लस ई आया, और इस पर जो चार्ज आया वो माइनस ई आया, यानी 1.602 इंटू 10⁻19 का इंटीग्रल मल्टीपल है। अगर मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता तब क्या होता है, इस पर चार्ज आता +2e और इस पर चार्ज आता -2e। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता तो इस पर चार्ज आता +3 और इस पर चार्ज आता -3, है ना। तो चार्ज का, अब इसे मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता तो इस पर चार्ज आता +4e और इस पर चार्ज आता -4e, यानी चार्ज जो है, यानी कि इसी ये जो चार्ज आ रहा है इसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स के रूप में चार्ज जो है हम लोगों को प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज जनरेट होगा, देखिए चार्ज को हम लोग स्मॉल q से डिनोट करते हैं या कैपिटल Q से भी कर सकते हैं। तो किसी बॉडी पर चार्ज जनरेट होगा Q बराबर होगा n इंटू ई। देखिए किसी बॉडी पर जो चार्ज जनरेट होगा वो चार्ज Q बराबर क्या होगा, n इंटू ई। यहाँ n क्या है, यहाँ पर है n जो है यहाँ पर इंटीजर है, और इंटीजर क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है 0 +-1 +-2 +-3, और ई क्या है, तो ई है आपका 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज, ये चार्ज क्या हुआ, चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन ए बॉडी, प्रोड्यूस्ड ऑन ए बॉडी। देखिए यहां पर आप ऐसे समझिए कि यहां पर प्रोड्यूस्ड चार्ज 0 कब होगा, यहाँ प्रोड्यूस चार्ज 0 कब होगा, जब n बराबर 0 हो, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर 0 हो, मतलब कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, तो चार्ज का वैल्यू 0 होगा। लेकिन अगर n का वैल्यू +-1 इसलिए लिया गया कि एक बार चार्ज जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को उस पर चार्ज आता है -e, और जो लूज करता है उस पर चार्ज आता है +e, यानी जो ओवरऑल चार्ज है वो +-e है। दूसरा चार्ज +-2e है, तीसरा चार्ज +-3e है। 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो +-4 ही चार्ज हुआ, है ना। इसलिए चार्ज बराबर n इंटू ई कर दिया गया है, जहाँ n का वैल्यू क्या है, +-1 है, +-2 है, +-3 ऐसे करके है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि चार्ज जब भी प्रोड्यूस होगा किसी बॉडी पे, तो इसका ई का इंटीग्रल मल्टीपल, ई का मतलब क्या, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप करेगा वो चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये जो है, आप आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे कि जो है चार्ज जो है वो क्यों इस तरह से डेवलप हुआ इसमें, है ना। तो अब यहां से क्लियर हो गया कि
चार्ज का प्रोडक्शन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना। एक बॉडी जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा बॉडी जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूजर होता है जो एटम, उस पर चार्ज आता है प्लस में, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर चार्ज आता है माइनस में। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर इलेक्ट्रॉन का संख्या घट जाता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो वही रहती है, यानी इस पर प्रोटॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन प्रोटॉन का संख्या तो वही रहता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ता है उतना चार्ज उस पर माइनस में आता है ना। और जिस पर जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर जितना इलेक्ट्रॉन घटता है उतना चार्ज उसमें प्लस में आता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो चार्जेस के प्रोडक्शन के लिए किस प्रकार रिस्पॉन्स। तो हम लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण जो है चार्ज का प्रोडक्शन होता है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है दो बॉडी के एटम के बीच में, तब कोई चार्ज का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो चार्ज तो हर बॉडी के एटम्स के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो है, लेकिन वो चार्ज जो है तब मतलब कि वो चार्ज न्यूट्रल कंडीशन में रहता है, लेकिन वो चार्ज जो है तब वो विजिबल होता है, वो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव के रूप में, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या किसी भी एटम में अनबैलेंस होता है, यानी संख्या दोनों का जो है अनइक्वल हो जाता है, तब उस स्थिति में चार्ज का प्रोडक्शन होता है। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे कि फ्रिक्शन के चलते जो है चार्ज का प्रोडक्शन क्यों होता है। यह कहलाता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ऐसा देखिए, हम लोग ऐसे बात करते हैं कि चार्ज जो है वो किसी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो जिसके कारण जो है बॉडी के अंदर अट्रैक्शन या रिपल्सन का प्रॉपर्टी डेवलप करता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं। चार्ज जो है इसको हम लोग स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, इसको हम लोग लिखते हैं कूलम्ब, है ना। और कूलम्ब को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चार्ज का एसआई यूनिट जो है कूलम्ब होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिफिनेशन है ना। देखिए पॉजिटिव चार्ज होता है कि मान लेते हैं एक ट्रेडिशनल डिफिनेशन है कि जब ग्लास रड से सिल्क क्लॉथ को रगड़ा जाता है तो ग्लास के रड पर जो चार्ज डेवलप होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। व्हेन अ सिल्क क्लॉथ इज रब्ड विथ ए ग्लास रड देन द चार्ज डेवलप्ड ऑन द ग्लास रड इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ग्लास रड पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो सिल्क क्लॉथ पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यह ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। और ऐसे चार्ज का प्रोडक्शन क्यों होता है, यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो मॉडर्न थ्योरी है, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है, वो तो आई थिंक समझ ही गए आप। और दूसरा होता है कि नेगेटिव चार्ज जब एवोनाइट रड से, एवोनाइट क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है जिसमें इलेक्ट्रिक आयरन का जो हैंडल वगैरह होता है वो एवोनाइट का होता है। तो एवोनाइट एक इंसुलेटर है। तो एवोनाइट रड से जब फर को रगड़ा जाता है, फर होता है फर या ऊन या फर जो है, बिल्ली का खाल है या भेड़ का खाल है, उसको फर बोलते हैं, और उल भी बोलते हैं उसको। तो उल से या फर से जब एवोनाइट रड को रब किया जाता है तो एवोनाइट के रड पर जो चार्ज डेवलप होता है वो चार्ज क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो उल और फर पे पॉजिटिव चार्ज आता है। हाँ देखिए, एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रिफिकेशन का। आई थिंक आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं या किए भी होंगे। अगर मान लीजिए कि आपने बालों को शैम्पू किया है, आपका बाल एकदम ड्राई है, सूखा हुआ बाल है, उस पर अगर आप कंघी करते हैं और उस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है कि कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपके बाल और कंघी के बीच में फ्रिक्शन होता है, और इसके चलते कंघी जो है वो चार्ज हो जाता है। और जब वो चार्ज जो कंघी जो चार्ज है, वो कॉम जो चार्ज है, उसको अगर आप कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो चार्जिंग के चलते उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। तो ये दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा दो ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी का। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का जो ब्रांच है वो दो ब्रांच है। तो एक ब्रांच आपका कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। एक ब्रांच जो है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा जो ब्रांच है उसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, या इसको हम लोग डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए यहाँ पर दो ब्रांच होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है,
फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं चार्जेज एट रेस्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which that branch of electricity which deals with the electric charges at rest, यानी यहाँ पर चार्जेज जो होंगे वो स्टैटिक नेचर के होंगे, रेस्ट में होंगे, ठीक है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जो है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेज इन मोशन, जो चार्जेज मोशन में होते हैं उसको हम लोग डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये बेसिक चीज को आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं चार्जेस के प्रॉपर्टीज की, कि चार्ज के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखिए चार्जेस का सबसे पहला प्रॉपर्टी तो आपका है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और चार्ज का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, ये अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है और लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है। यानी दो चार्जेस अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस लाइक चार्जेस है, या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस भी लाइक चार्जेस है। तो लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं वो, है ना। यानी अनलाइक चार्जेस लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो क्या होगा वहां पे, तो वहां पर अट्रैक्शन होगा। तो यानी ये चार्जेस का जो पहला प्रॉपर्टी है ये कहलाता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी कहता है कि अनलाइक चार्जेज attract each other while like charges repel each other। देखिए अनलाइक चार्जेज जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस है ना। यानी कि अगर प्लस प्लस दो चार्जेस प्लस प्लस होंगे तो ये इधर भागेगा और ये यहाँ इधर भागेगा, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो यहाँ पर होगा रिपल्सन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। या मान लीजिए दो चार्जेस अगर माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये भी इधर भागेगा, ये भी इधर भागेगा, यहाँ पर भी आपका रिपल्सन होगा, है ना। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बोलते हैं। लेकिन अगर एक चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी जो चार्ज का है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी आप समझ गए। दूसरा प्रॉपर्टी चार्ज का जो है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है एकदम काफी कुछ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिलता जुलता है। क्लास 9th में आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े थे, जिसमें आपने पढ़ा था कि इस पूरे यूनिवर्स का एनर्जी कांस्टेंट है। एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लाइक दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में भी वही अप्लाई होता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्जेस का, अगर आइसोलेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उसका एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। आपने देखा था कि जब दो वस्तुओं के बीच फ्रिक्शन होता है तो एक बॉडी जो है उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे पर जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पर चार्जेस का ट्रांसफर हुआ, है ना। यहाँ पर चार्ज ना तो क्रिएट हुआ और ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ। चार्ज जो है एक बॉडी से जंप करके दूसरे बॉडी पर गया, यानी चार्ज का ट्रांसफर हुआ, और पहला बॉडी ने जितना चार्ज लूज किया दूसरे बॉडी ने उतना चार्ज गेन किया, यानी चार्ज लॉस्ट बराबर चार्ज गेन हुआ। यही कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। यानी इलेक्ट्रिक चार्जेज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, only it can be transferred from one body to another body. This means to say the total charge lost by one body is equal to the total charge gained by another body, and this is called law of conservation of electric charges. I think law of conservation of electric charges भी आप समझ गए। तीसरा है additive property of charges, additive property of charge। देखिए additive property of charge क्या कहता है, additive property of charge कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव, इलेक्ट्रिक चार्जेस को जोड़ा जा सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी है, उस बॉडी पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल्स पर अपना एक इंडिविजुअल चार्ज है, तो इन सभी
इंडिविजुअल पार्टिकल के चार्जेस को अगर हम अलजेब्रिकली जोड़ेंगे तो बॉडी के टोटल चार्ज के बराबर आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए हमारा कोई बॉडी है, इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, एक पार्टिकल का चार्ज है Q1, एक पार्टिकल का चार्ज है Q2, एक का Q3, एक का Q4, एक का Q5, इस तरह से एक का Qn है ना, और बॉडी का टोटल चार्ज मान लीजिए Q है, तो ये जो Q है टोटल चार्ज ये बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn, है ना। यानी बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो उस बॉडी के इंडिविजुअल पार्टिकल पर मौजूद जो चार्जेज है उनका अलजेब्राइक सम होता है ना। तो ये कहलाता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। और चौथा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में है कि इलेक्ट्रिक चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज क्यूब मौजूद होता है वो n इंटू ई के बराबर होता है, जहां n जो है यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, और यहाँ पर ट्रांसफर्ड, और दूसरा E बराबर है स्मॉल फंडामेंटल चार्ज 1.602 × 10⁻19 कूलम। या n यहाँ पर क्या है, यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर वो स्मॉल फंडामेंटल E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अभी आपने पढ़ा था एक फार्मूला Q बराबर n इंटू ई, है ना, जहाँ पर कि n का वैल्यू 0 था, +-1 था, +-2 था, +-3 था। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के चलते किसी बॉडी पर जो चार्ज जनरेट होता है Q वो n इंटू ई के बराबर होता है ना। इसमें एक बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन लूज करता है, और दूसरा बॉडी जो है इक्वली नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी एक पर चार्ज प्लस में आता है और दूसरे पर चार्ज माइनस में आता है। यानी एक पर चार्ज अगर प्रोड्यूस होता है +1.602 जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, तो दूसरे पर -1.602 × 10⁻19 कूलम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होता है तब, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो 2 इंटू इतना हो जाएगा, है ना, 2 इंटू इतना होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो 3 इंटू इतना होगा। यानी कि एक तरह से ये जो स्मॉल फंडामेंटल चार्ज है जो कि 1.602 × 10⁻19 कूलम के बराबर है, इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज। तो यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी बॉडी पर मौजूद जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, और वो स्मॉल फंडामेंटल चार्ज E जो कि 1.602 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है, उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो दीज आर द 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना। ऐसे एक बात आप और भी जान लीजिए कि हम लोग चार्ज के बारे में ये भी कह सकते हैं कि चार्ज जो है मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जनरेट करता है। चार्ज जो है एक ऐसा फैक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करता है। आगे हम लोग जब देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड को तो प्रोड्यूस करता ही है, आप जानते हैं। तो देखिए अब जो है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखिए हमारा कूलम्स लॉ जो है वो क्या कहता है, इसको समझिए, ठीक है। देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखिए कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या कहता है, ये आप जो है इसको समझिए। आपने क्लास 9th में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि इस पूरे यूनिवर्स में दो बॉडी के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों के मासेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा आपने पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 9th में, है ना। उसी से मिलता जुलता है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कहता है कि उसमें दो बातें हैं। पहला तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कहता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये तो पहला बात हो गया। और दूसरा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन acting between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, यानी कूलम्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ये चार्जेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है,
ये तो डिपेंड करेगा कि चार्जेस का नेचर कैसा है ना। अगर दोनों सेम नेचर के चार्जेज होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा, अगर दो अपोजिट नेचर के चार्जेज हो गए तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लेते हैं कि एक चार्ज हमारा है, मान लीजिए एक चार्ज हमारा Q1 है और एक मान लीजिए दूसरा चार्ज हमारा है Q2। मान लीजिए कि ये चार्ज प्लस में है और ये चार्ज मान लीजिए माइनस में है, तब क्या होगा, इनके बीच का दूरी जो है, मान लेते हैं कि इनके बीच का दूरी है r, स्मॉल r इसके बीच का दूरी है, और इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है अट्रैक्शन का, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, है ना। कैसा अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसा होता, ये एक चार्ज हमारा Q1 है और एक चार्ज हमारा Q2 है, अगर दोनों प्लस प्लस है ना, दोनों चार्ज अगर प्लस प्लस है या दोनों चार्ज अगर माइनस माइनस है, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर होता रिपल्सन, यहाँ पर भी रिपल्सन होता और यहाँ पर भी रिपल्सन होता, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। और दोनों के बीच का दूरी मान लेते हैं r है और रिपल्सन फोर्स इन दोनों के बीच जो लग रहा है वो F है। तो यहाँ पर क्या होगा कि F जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये क्या होगा, ये दोनों पर डिपेंड करेगा, Q1 पर भी डिपेंड करेगा और Q2 पर भी डिपेंड करेगा, है ना। अगर दो चार्जेज अगर है तो उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। अगर पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स जो है बढ़ेगा या घटेगा। दूसरे चार्ज को भी अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा या घटेगा। यानी कि जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स है दो चार्जेस के बीच लगने वाला, वो दोनों ही चार्जेस पर डिपेंड कर रहा है और दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है दो चार्जेस के बीच, वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ये चीज हो गया। और दूसरा कि अगर हम दो चार्जेस के बीच डिस्टेंस को अगर हाफ करते हैं, तो अगर डिस्टेंस को अगर हाफ करते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स जो है या रिपल्सन फोर्स जो है वो 1/4 से डिक्रीज कर जाएगा। अगर दो चार्जेस के बीच डिफरेंस को अगर हम 1/3 करते हैं तो जो रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स है वो 1/9 हो जा रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग जो है डिस्टेंस को अगर बढ़ा, मतलब क्या कर रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, डिस्टेंस को अगर हम डबल कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस को हम दो चार्जेस के बीच डबल कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन 1/4 हो जा रहा है। डिस्टेंस को अगर ट्रिपल कर दे रहे हैं तो जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स है 1/9 हो जा रहा है। यानी डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन घट जा रहा है। लेकिन अगर डिस्टेंस को हाफ कर दे रहे हैं, यानी डिस्टेंस को कम कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, तो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस को हम लोग 1/3 कर दे रहे हैं, 1/3 कर दे रहे हैं, तो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स जो है 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के बराबर है। तो यहाँ पर अगर दोनों को मिलाएं, अगर वेरिएशन 1 है और ये वेरिएशन अगर 2 है, इन दोनों को मिलाने से क्या आता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1/Q2/r² के बराबर आता है। और फिजिक्स में क्या होता है कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं। तो यहाँ पर F के बराबर लिखते हैं K × Q1/Q2/r²। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि वेयर K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कि यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, कुछ वैल्यू कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जो होता है कुछ वैल्यू इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। फ्री स्पेस और वैक्यूम, तो फ्री स्पेस और वैक्यूम में इसका जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो फार्मूला हमारा निकला, ये फार्मूला क्या है, दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 है और एक दूसरे से r दूरी पर दोनों स्थित है तो उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा वो F = Q1 Q2 × r², K × Q1 Q2 r²। इस फार्मूला से हम लोग इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये आज का जो है कूलम्स लॉ जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब तक की क्लास में मैंने आपको बताया चार्ज के प्रोडक्शन के बारे में, है ना, कि चार्ज किस तरह से प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना, और चार्जेस के प्रॉपर्टीज के बारे में, चार्जेस का डेफिनेशन और उसका SI यूनिट क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, और
चार्ज का के लिए कूलम्ब लॉ जो होता है वे भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज के क्लास में आप लोग को इन सारी बेसिक चीज़ों की जानकारी दी गई है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। मेरा जो अगला क्लास होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो है ये सब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप इस वीडियो का लाभ उठाइए। धन्यवाद।